हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नया लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसके 10th लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले 9 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पे एंटर करना, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सारा लेक्चर को सीक्वेंसली देखना, पूरे अच्छे से वहां पे सारा टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इससे मेरे को भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहते हो तो जरूर आप लोग को कुछ ना कुछ अच्छा यहां से सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, या तो आप लोग नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जा सकते हो, या फिर अगर नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, बाद में बनाना है, तो आप लोग क्या करना कि मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम में जो भी नोट्स है वो पीडीएफ के फॉर्म में मैं डाल दिया करूंगा। आप अपना आराम से वहां पे डाउनलोड कर सकते हो और बाद में नोट्स वगैरह कर सकते हो। तो या तो आप लोग साथ साथ लिख लेना या फिर टेलीग्राम से देख के बाद में कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर मैप होने वाला है वो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने से पहले ना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हम आप लोग को समझाते हैं, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कोई सॉल्यूशन बनता कैसे है। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग को सॉल्यूशन बनाना है तो हम लोग को क्या चाहिए, एक सॉल्यूट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, सॉल्वेंट। तो जब हम राउल्ट्स लॉ आप लोग को पढ़ा रहे थे तो डिटेल में बताए थे कि सॉल्वेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो इस कंटेनर में अगर हम सॉल्वेंट को रखे हैं तो इस कंटेनर में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए ए सिंबल का यूज कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें सॉल्यूट का, तो इस कंटेनर में सॉल्यूट रखे हैं जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आया, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है और ये तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट। हम लोग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन सीख रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए फिर से हम सॉल्यूशन लिख दिए, नहीं सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी एक तीसरे कंटेनर में फिल करना होगा। और किसी तीसरे कंटेनर में जब हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है, तो उस केस में ये सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन जब बनेगा तो इस कंटेनर में क्या क्या दिखेगा, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मॉलिक्यूल दिखेगा, ए और बी दोनों का दिखेगा, ठीक है। तो एक बात बता दो, सॉल्यूशन बनाने से पहले अगर बात किया जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए का मॉलिक्यूल था। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा वो किसके किसके बीच में होगा, ए और ए के बीच में होगा। और यहां पे सॉल्यूशन बनाने से पहले ये सॉल्यूट अलग था, तो यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, बी और बी के बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे ए इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन, और यहां पे क्या होगा, बीबी इंटरैक्शन। यहां पे क्या होगा तुम्हारा, बीबी इंटरैक्शन। अब जब सॉल्यूशन बन गया होगा तो सॉल्यूशन में ध्यान से देखो तो यहां पे ए और बी दोनों है। तो यहां पे जो इंटरैक्शन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, ए और बी के बीच में। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे ए बी इंटरैक्शन। इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन बनाने से पहले इंटरैक्शन ए और ए के बीच में था, बी और बी के बीच में था, अब ए और बी के बीच में बन गया। यानी सॉल्यूशन जब बन रहा होगा तो ये वाला जो इंटरैक्शन है वो ब्रेक किया होगा। मतलब पुराना बॉन्ड यहां पे क्या कर रहा होगा, ब्रेक किया होगा, ये भी ब्रेक किया होगा। और ठीक है, ये ब्रेक करने के बाद में ये बॉन्ड बना होगा, मतलब यहां पे एक नया बॉन्ड फॉर्म किया होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी सॉल्यूशन बनता है तो पुराना जो बॉन्ड होगा, जो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का होगा, वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और एक नया बॉन्ड बनता है जो कि किसके किसके बीच में बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी सॉल्यूशन बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है,
और नया बॉन्ड बनता है। ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जब भी नया बॉन्ड बनाना है किसी को, तो नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो केमिस्ट्री में भी ये एप्लीकेबल है। नया बॉन्ड अगर बनाना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बॉन्ड बनाना है, तो वो उसको क्या करना होगा, जो पुराना बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ही रहते हैं हम लोग, बाहर नहीं जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन बनने के टाइम पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करेगा और न्यू बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म करता है। ये बात हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे ना, कोई भी सॉल्यूशन का टाइप देखेंगे, वहां पे हम लोग चार चीज का वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने से मतलब सॉल्यूशन में वॉल्यूम का चेंज क्या हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वॉल्यूम। मतलब कोई भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ोगे ना, तो ये चार चीज को तुम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा। पहला चेंज इन वॉल्यूम, दूसरा हम लोग बात करेंगे डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर के बारे में, यह तुम्हारा चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। नेक्स्ट बात करेंगे डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर के बारे में, ये क्या है तुम्हारा, तो चेंज इन एंट्रोपी। और ये सब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हो, डिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। और लास्ट है तुम्हारा डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर, यह है तुम्हारा चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी। चेंज इन फ्री गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन का जब तुम टाइप देखोगे तो ये चार चीज का चेंज जरूर डिस्कस करना होगा। एक डेल्टा वी, दूसरा डेल्टा एच, तीसरा डेल्टा एस और चौथा क्या होगा, डेल्टा जी। आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो, कोई भी जब तुम सॉल्यूशन का टाइप देखोगे ना, तो दो चीज तो फिक्स होगा, पहला डेल्टा एस और दूसरा डेल्टा जी। क्योंकि सॉल्यूशन जो बनने का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये दोनों का वैल्यू फिक्स होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सिंस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चूंकि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, देयरफॉर ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल्टा एस मिक्सचर एंड डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर इज फिक्स्ड। इसी वजह से डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर और डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो फिक्स होगा। और क्या होता है, तो ये बात याद रखना, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर जो होगा वो ग्रेटर देन 0, या फिर बोल सकते हो डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो लेस देन 0, या फिर डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर को हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव। तो हम लोग जब भी सॉल्यूशन का टाइप पढ़ेंगे तो ये चार चीज का चेंज देखेंगे, जिसमें ये दो चीज फिक्स होगा। कोई भी सॉल्यूशन का टाइप हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों हमेशा फिक्स होगा। और डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0। अगर कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी और डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। अब हम लोग फाइनली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के तरफ एंटर करते हैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग एंड वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब उस सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था और मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, और डेल्टा वी और डेल्टा एच का वैल्यू क्या है, इस बेसिस पे अगर बात किया जाए तो सॉल्यूशन दो तरह का होता है। और वो दो तरह का सॉल्यूशन क्या क्या है, ये देखो। दो तरह का सॉल्यूशन का नाम है, एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा को नाम दिया जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, हम तुम लोग को बताया ना सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके। तो सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जब मिक्स किए तो मिक्स करने के बाद एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा।
मिक्स करने से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ अलग होगा, उसके बेसिस पे वॉल्यूम में चेंज क्या आया है, इंथैल्पी में चेंज क्या आया है, इस बेसिस पे बात करोगे तो सॉल्यूशन दो तरह का होगा, आइडियल और नॉन आइडियल। अब देखो हम डेल्टा एस और डेल्टा जी का बात नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कोई भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन अगर आप लोग ले लेते हो तो उस वो जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वहां पे उसका वैल्यू फिक्स होता है। इसी वजह से जो सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है वो तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग, दूसरा है डेल्टा वी और तीसरा है डेल्टा एच। ठीक है, तो दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक आइडियल और दूसरा क्या होगा, नॉन आइडियल। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कहां किसको जाता है। अगर बाबू हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोग कहते किसको है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मिक्स करने से पहले जो इंटरैक्शन होगा और मिक्स करने के बाद में जो इंटरैक्शन होगा वो दोनों सेम होगा। बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है आइडियल सॉल्यूशन का, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, ठीक है, बट हम सारा डेफिनेशन बता रहे हैं। पहला डेफिनेशन जो कि आइडियल सॉल्यूशन का है वो हम क्या बोल सकते हैं, द सॉल्यूशन in which interaction before and after mixing is same is known as ideal solution। ठीक है, The solution in which interaction before and after mixing is same is known as क्या, आइडियल सॉल्यूशन। पहला बात ये याद रखना, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन, ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, तो आइडियल सॉल्यूशन में मिक्स करने से पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्स करने के बाद भी होता है, तो पहला ये ध्यान में रखना। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, एक और डेफिनेशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और हर एक कंसंट्रेशन पे ओबे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law at, ठीक है, the solution which obeys Raoult's law at, ठीक है, at any temperature या फिर बोल सकते हो Raoult's law at all temperature and concentration is known as ideal solution। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ओबे करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, देखो बहुत सारे डेफिनेशन है बोले ना, पहला इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम होगा तो आइडियल होगा, राउल्ट्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ओबे करे तब भी हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो अगर राउल्ट्स लॉ को वो हर एक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे ओबे कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा और थ्योरेटिकली जो प्रेशर कैलकुलेट किया जाएगा वो दोनों का वैल्यू भी सेम आएगा। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे P ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेट किया है, P कैलकुलेटेड राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेट किया गया है, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, द सॉल्यूशन in which observed value of vapor pressure, ठीक है, is equal to calculated value of vapor pressure is known as ideal solution।
इसी को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग पी ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पी कैलकुलेटेड। दोनों का मतलब हम आप लोग को बता चुके हैं। ऑब्जर्व्ड मतलब जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाएगा, और कैलकुलेटेड मतलब जो हम लोग राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करें। तो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किया गया हुआ वेपर प्रेशर और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया वेपर प्रेशर, अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया, मतलब समझ जाओ वो जो सॉल्यूशन है वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये तीन डेफिनेशन हो सकता है, इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग अगर सेम है तो भी आइडियल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है, जो राउल्ट्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ओबे करे तो भी वो आइडियल होगा। पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड अगर इक्वल आ गया किसी सॉल्यूशन के लिए तब भी वो आइडियल होगा। ठीक है, तो अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन बिफोर मिक्सिंग यानी ए इंटरेक्शन इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन इक्वल टू क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में ये सब इंटरेक्शन एक दूसरे से बराबर होता है, ए इज इक्वल टू बीबी इज इक्वल टू ए बी। बात क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये राउल्ट्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे अगर ओबे करेगा तो जो पीए होगा वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब ए का जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल होगा। जो पीबी आएगा वो भी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल होगा। और जो पी सॉल्यूशन होगा वो भी किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये राउल्ट्स लॉ को हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ओबे करेगा। अगर ओबे करेगा तो जो राउल्ट्स लॉ बोलता है वो सारा बात यहां पे तुमको दिखाई देगा। नेक्स्ट, अगर आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात किया जाए तो पी ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, पी कैलकुलेटेड। तो ये सब पॉइंट तुम लोग को ध्यान रखना है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। किसी ना किसी पॉइंट से अगर तुम देखोगे तो हर बार, मतलब बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो या तो इस फॉर्म में दे सकता है या ऐसे दे सकता है, या पी ऑब्जर्व पी कैलकुलेटेड कौन सा सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, इस तरह से पूछा जा सकता है। जब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो एक बात आप लोग को बोले, और बात क्या बोले थे कि जब भी हम लोग कोई भी सॉल्यूशन देखेंगे उसमें चार चीज का चेंज देखेंगे। एक डेल्टा वी, दूसरा देखेंगे डेल्टा एच, तीसरा देखेंगे डेल्टा जी, ठीक है, और चौथा देखेंगे डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एस। अब देखो ये दोनों में तो तुमको कंफ्यूज होना ही नहीं है। डेल्टा जी जो होगा वो लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, या फिर तुम क्या बोल सकते हो, ऐसे भी देगा, कंफ्यूज मत हो जाना। डेल्टा जी लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 यानी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर का बात करें तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग अगर इंटरैक्शन सेम है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर इंटरैक्शन घटता बढ़ता ना तो वॉल्यूम में चेंज आता। मतलब बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इंटरैक्शन सेम, मतलब वॉल्यूम सेम। तो वॉल्यूम का चेंज अगर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों वॉल्यूम सेम होगा। दोनों वॉल्यूम सेम होगा तो चेंज जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। डेल्टा एच का बात करें, बाबू अगर इंटरैक्शन ही चेंज नहीं कर रहा है तो एनर्जी चेंज करेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो मिक्स करने से पहले जो एनर्जी था वही मिक्स करने के बाद भी आएगा, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा। तो डेल्टा वी और डेल्टा एच का वैल्यू आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 होता है, जबकि डेल्टा जी लेस देन 0 और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म में भी याद रखना, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ऐसा इसलिए होता है, ये दोनों फिक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार हम बता रहे हैं सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन इससे पीवाईक्यूज में पूछा गया है वो सबको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन 0 नहीं है, अभी हम बताए थे, डेल्टा एच 0 होता है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी।
डेल्टा बी भी 0 होता है, और डेल्टा पी यानी पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड का अगर बात करोगे ना तो ये भी 0 के इक्वल होता है। कैसे 0 के इक्वल होगा ये तो हम आप लोग को बताया नहीं। पी ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटली, पी राउल्ट्स यानी पी कैलकुलेटेड का बात कर रहा है। तो देखो तो हम क्या बोले, पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड दोनों बराबर होगा। तो बाबू यहां से देखो ना, अगर ये x होगा तो ये भी x, दोनों अगर x में x ही माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहां पे ये तीनों जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, जबकि डेल्टा s इक्वल टू 0 नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज राउल्ट्स लॉ व्हेन। ठीक है, एक सॉल्यूशन जो है वो ए और बी है। ठीक है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी, दो कंपोनेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। वो राउल्ट्स लॉ को कब फॉलो करेगा, राउल्ट्स लॉ को कब फॉलो करेगा, ए बी इंटरैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी। ठीक है, तो बाबू राउल्ट्स लॉ को अगर कोई सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है मतलब आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल का प्रॉपर्टी ही लगाना है यहां पे। ठीक है, तो बोला ए बी इंटरैक्शन फोर्स इज ग्रेटर, हो ही नहीं सकता है क्योंकि राउल्ट्स लॉ को अगर फॉलो करेगा तो सब बराबर होना चाहिए। ए बी अट्रैक्शन फोर्स इज लेस, ये भी नहीं होगा, लेस का बात ही नहीं करना है। ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन्स सेम एज ए एंड बी बी। तो अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो तभी करेगा जब बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इंटरैक्शन सेम होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज क्या आता है, 0 आता है। वॉल्यूम चेंज 0 तभी आएगा जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों इक्वल हो। ठीक है, जबकि ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिफरेंट, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, ए बी अट्रैक्शन फोर्स रिमेन सेम एज ए एंड बी बी। बात क्लियर हुआ। ठीक है, आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट और तुम लोग को बताते हैं। तुम लोग कैसे पहचानोगे आइडियल सॉल्यूशन का, अगर हम एग्जांपल का बात करें, यहां पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फिर से ये छूट गया था छोटा सा। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल का बात करें तो वैसे सॉल्यूट और वैसे सॉल्वेंट जिसका मॉलिक्यूलर साइज सेम होता है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें C2H6 और C3H8, ये दोनों को मिला दो तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अगर इन जनरल एग्जांपल का बात करोगे ना, इन जनरल, तो वैसे मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर वैसा सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर साइज सेम होगा और नेचर ऑफ सब्सटेंस भी सेम होगा, तो वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन, ठीक है, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, आर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर साइज and if solute and solvent are of same molecular size and same nature, then they will form ideal solution। तब वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। अच्छा, अगर तुमको आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी पूछा जाए ना, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हम तुम लोग को बता चुके हैं। देखो, लास्ट जब हम लेक्चर लिए थे तो उसमें बताए थे ना, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करके। तो जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का एक ग्राफ आया था इस तरह से, ठीक है, यहां पे हम लोग XA को रखते हैं और किसको रखते हैं, XB। ठीक है, अगर XA इधर 0 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 तो इधर ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा है ये PA को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहां पे मान लो कि ये वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वेपर प्रेशर को। ठीक है, पहला ग्राफ XA और, ठीक है, PA के बीच में बनाए थे, इस तरह का एक आया था, इस पॉइंट को हम लोग P0A बोल दे रहे थे। एक ग्राफ इस तरह से आया था, इस पॉइंट को हम लोग P0B बोल दे रहे थे, और ये जो ग्राफ था ये P सॉल्यूशन के लिए था। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए सेम जो ग्राफ हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किए थे, सेम ग्राफ यहां पे भी एप्लीकेबल होगा। P सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये ग्राफ किसके किसके बीच का है,
पीए वर्सेस एक्सए, और ये ग्राफ किसके किसके बीच का है, पीबी वर्सेस एक्सबी। तो जब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ना तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है, ये ए और बी पे क्यों कट करा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी बस हम यहाँ पे यही एक्सप्लेन किए कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो सेम जो ग्राफ हम लोग पहले ड्रॉ किए थे वही ग्राफ होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन से देखो एक टॉपिक छूट रहा था वो पता चल गया। ऑल फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, तो सेम मॉलिक्यूलर साइज सेम नेचर, तो लगभग यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज सेम है। यहाँ पे भी देखो ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, मॉलिक्यूलर साइज भी लगभग सेम ही है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो C6H5 C6H5Cl मतलब हैलोजन ही है, तो मॉलिक्यूलर साइज यहाँ पे भी सेम है। अब देखो यहाँ पे C2H5I और यहाँ पे C2H5OH, अब ये अल्कोहल है और ये अल्काइल हैलाइड है, दोनों का नेचर अलग अलग है। अगर दोनों का नेचर अलग अलग है मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। तो अगर मॉलिक्यूलर साइज सेम है, ठीक है, और नेचर अलग अलग हो जाए, ठीक है, तब भी वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। आइडियल बनाने के लिए मॉलिक्यूलर साइज भी सेम होना चाहिए और नेचर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हम लोग इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन आइडियल सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन किसको कहा जाता है और नेगेटिव डेविएशन किसको कहा जाता है। तो हम लोग होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। इसका अगर नोट्स नहीं किए होगे तो टेलीग्राम में इसका नोट्स मैं डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग इसी के आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं, थैंक यू।